नाउ द नेक्स्ट, ओके। फाइलम निडेरिया के अंदर ही हम लोगों ने बॉडी फॉर्म्स, बॉडी प्लेन सब पढ़े। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन की किसके थ्रू करते हैं? तो रेस्पिरेशन के लिए एक बात याद रखिए, ये सब क्या है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, निडेरियंस, मोरकेलॉन्स, टिनोफॉर्स, हाँ, ये कोस्टाल वगैरह लोअर एनिमल्स है। तो लोअर एनिमल्स में कुछ विशिष्ट संरचनाएं नहीं होती है। गैस एक्सचेंज के लिए कोई लंग्स नहीं है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज occurs by general diffusion process of the gases, ठीक है। जनरली गैसों का जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, ठीक है। गैसों के विसरण के थ्रू ही ये क्या कर सकते हैं? गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो प्रसरण होगा वो कहाँ से होगा? जनरल बॉडी सरफेस। बिल्कुल सिंपल, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही ये क्या कर सकते हैं? गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वैसे ही एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए ये लोअर एनिमल्स है, मेरे को विशिष्ट संरचना कुछ भी नहीं है, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही करेंगे। और कौन करेगा? जनरल बॉडी सरफेस, यानी आपके बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो उनकी सेल्स होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होंगे उनको बाहर निकालेंगे, सिंपल है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे पहले मोलिकुलर्स में भी एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या था? अमोनिया। इनमें भी क्या है? अमोनिया। ये याद रखना है, या मोनोटेलिक। और जनरली ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अमोनोटेलिक ही होते हैं, जैसा कि आपने एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ा। तो ये भी अमोनोटेलिक है, कोई खास बात नहीं है। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। जैसा कि हमने कहा कि निडेरियंस का दूसरा नाम क्या होता है? सिलेंट्रोन या सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा जो नाम पढ़ा है इनका, वो इसी आधार पर पढ़ा है कि इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको बोला जाता है सिलेंट्रोन। तो सिलेंट्रोन का ही दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो उसके आधार पर इस इनका जो सेकंड नेम है सिलेंट्रेटा या कोष्ठांत्री, वो इसी आधार पर पढ़ा है क्योंकि ये एक विशिष्ट काम करती है इनके अंदर। बॉडी कैविटी के बहुत सारे काम हैं। बॉडी कैविटी के अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनकी होती है, इसी के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा बॉडी वॉल के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होती है। वो ग्लैंडुलर सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती है इस कैविटी में, जहाँ पर ये फूड जो है उसका पार्शियल डाइजेशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये बॉडी कैविटी है सिलेंट्रोन हेल्प्स इन डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। मीन्स फूड को डाइजेशन भी करेगी और फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट टिश्यू में, अलग अलग प्रकार की पेशियों में, वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ये बॉडी कैविटी ही कर रही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गैस एक्सचेंज, जो हमने पहले पॉइंट पढ़े। अब जनरल पॉइंट्स जो कि अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग वर्क जो इनके होंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज इनके अंदर बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। मींस क्योंकि ये लोअर एनिमल्स है तो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इनके अंदर कोई विशिष्ट संरचना गैस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए नहीं होती। ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। और कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। ये याद रखना, डिफ्यूजन के थ्रू ये जनरल बॉडी सरफेस से गैस एक्सचेंज करते हैं। नंबर 2, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के लिए भी इनमें कोई विशेष संरचना नहीं होगी, लोअर एनिमल्स है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोअर एनिमल्स में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रेशन भी इनमें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट क्या होगा? मेराइन है। जनरली क्या होता है? अमोनिया। तो इनमें भी अमोनिया ही होगा। जितने भी जनरली पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनमें एक्सक्रेटरी मटेरियल ज़्यादातर अमोनिया होता है, इनमें भी अमोनिया है, ठीक है। यानी अमोनोटेलिक होते हैं ज़्यादातर। आप लोअर एनिमल्स देखेंगे जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं मैक्सिममली अमोनोटेलिक ही होते हैं। एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं कुछ जिनके अंदर यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक हो, ये लेकिन जनरली क्या होंगे? अमोनोटेलिक। ये भी क्या है? अमोनोटेलिक। अब आते हैं
नेक्स्ट पॉइंट डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर डाइजेशन और सर्कुलेशन का जो काम है वो जनरली कौन करता है? इनके अंदर डाइजेशन और सर्कुलेशन दोनों के काम करने के लिए जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वही ये काम करते हैं। और बॉडी कैविटी को जिस नाम से जाना जाता है वो है सेरेब्रम या कोष्ठांत्र। और इस कोष्ठांत्र के कारण ही इनका दूसरा नाम पड़ा कोष्ठांत्रीय एनिमल या सिलेंट्रेट्स। ओके, तो ये सिलेंट्रोन में आखिर ऐसा होता क्या है जिसके कारण ये डाइजेशन कर पाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं? देखो ध्यान से समझो, जो खाना है वो इनमें माउथ के थ्रू अंदर आया, उसके साथ पानी भी है, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी। तो अब क्या होता है इनके अंदर, जो ये कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर, कोष्ठांत्र के अंदर, जो इसकी बॉडी वॉल के अंदर जो हमने पढ़ा था, याद करो, ग्लैंडुलर सेल्स, ग्रंथिल कोश, वो ग्रंथिल कोश डायरेक्टली कोष्ठांत्र के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करती है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसी कैविटी के अंदर फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन भी होगा और जो डाइजेस्ट फूड हुआ है अब उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका जो सर्कुलेशन करना है, जनरली हमारे अंदर कौन करता है फूड का डिस्ट्रीब्यूशन? अलग अलग पेशियों में, अलग अलग अंगों में ब्लड करता है। इनमें ब्लड है तो ब्लड नहीं है, तो जो कोष्ठांत्र है, सिलेंट्रोन है, उस सिलेंट्रोन के अंदर ही जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो होगा वो अलग अलग पेशियों को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? फूड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फूड जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उस फूड का डाइजेशन क्या कंप्लीट हुआ है? नहीं। हमने कहा डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन की वजह से ही इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट माउथ इज सिचुएटेड ऑन ए कोनिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइपोस्टोम। मतलब इनका जो माउथ होता है वो कोनिकल शेप में अपर साइड में होता है, और वही माउथ इनमें किसका काम करता है? एनस का काम करता है, यानी इनमें अलग से कोई ओपनिंग नहीं है। तो जो फूड आया है उस फूड को जो सिलेंट्रोन है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ गया? वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उनकी बॉडी वॉल में, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो बॉडी वॉल के अंदर स्पेसिफिक कोर्स होती है ट्रोफोसाइट्स, उनके अंदर जब ये उसकी बॉडी वॉल के अंदर जो विशिष्ट कोर्स है न्यूट्रिटिव सेल्स है, तो न्यूट्रिटिव सेल्स के अंदर, तो न्यूट्रिटिव सेल्स याद रखिएगा, उसकी गैस्ट्रोडर्मिस में, गैस्ट्रो वर्ड आ रहा है मतलब क्या है? पाचन के लिए ही है। ठीक है, तो गैस्ट्रोडर्मिस में मौजूद विशिष्ट कोश न्यूट्रिटिव सेल्स जो होंगी उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगी? कंप्लीटली डाइजेस्ट करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगी। तो यानी ये जो सिलेंट्रोन है, कोष्ठांत्र है, उसकी प्रेजेंस के कारण इनका नाम कोष्ठांत्र तो पड़ गया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इनमें जो डाइजेशन होता है पहले सिलेंट्रोन में हुआ। सिलेंट्रोन कोई सेल नहीं है, उस सेल के बाहर की जगह है, यानी सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन किसमें हुआ? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। देन जब वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके थ्रू द डिफ्यूजन, उनके जो फ्लैजिला है, मैंने बताया था बॉडी वॉल के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस में फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, तो वो फ्लैजिला से जब वो अंदर गया तो वहां पर मौजूद न्यूट्रिटिव सेल्स में जो फूड वैक्यूल्स थी, खाद्य संग्रहण रसधानी, उसके अंदर हुआ था कंप्लीट डाइजेशन। तो वो जो डाइजेशन हुआ सेल के अंदर, इसलिए इंट्रा सेलुलर यानी अंतर कोशिकीय डाइजेशन। तो बाह्य कोशिकीय यानी अंतर कोशिकीय दोनों ही प्रकार का जो डाइजेशन है, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन में पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
ये आ चुका है नीट में कि कौन से एनिमल्स है जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर, और जो हम हैं हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता है, सेल्स के बाहर होता है। हमारी पाचन नली जो है, पाचन नली के अंदर बहुत सारे पाचन जूस सेक्रेट कर दिए जाते हैं और उनका डाइजेशन होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इससे पहले वाले में इंट्रा सेलुलर ही था। ओके, कॉन्फ्रेंस में ओनली इंट्रा, अब इनमें इंट्रा भी है, साथ साथ में एक्स्ट्रा भी आएगा। ठीक है, अब आता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनका कोई ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी आपको इसमें केवल ये 2 पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, स्टेटोसिस्ट और टेंटिकुलोसिस्ट। ठीक है, नर्व सेल पहली बार इनमें देखी गई, ये आपको बताइए, मैंने बता ही दिया था। नर्व सेल्स पहली बार इन्हीं के अंदर देखी गई, कोरिकल उसमें कोई नर्व सेल नहीं थी। वहां पर कौन काम कर रहा था, ये बाहर के इन्वायरमेंट के प्रति इनको संवेदनशील कौन बना रहा था, वहां पर जो बना रहे थे वो सेल्स उनके जो बाहर की त्वचा थी, जो पिनेकोडर्म थी उनमें मौजूद पिनेकोसाइट्स कर रही थी। यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर मेसोग्लिया में मौजूद नर्व सेल्स इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति क्या बनाएगी, संवेदनशील बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा इनमें सेंसरी सेल्स भी होती है, नर्व सेल्स तो है। अब ये स्टेटोसिस्ट क्या काम करता है, नाम से पता लग रहा है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब बैलेंस। तो यहाँ पर जो स्टेटोसिस्ट है वो मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग फॉर्म्स। जब ये तैरेंगे तो तैरते वक्त इनको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, इनको एक इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी, साम्य अवस्था में रहने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, जैसे कि ओबेलिया में बताया था हमने, जो शतरक प्रावस्था होती है, शतरक प्रावस्था जब तैरेगी तो उसको बैलेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो बैलेंस करने के लिए क्या पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट। और जनरली कहाँ होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, स्टेटोसिस्ट कहाँ होंगे, तैरेंगे किसके थ्रू, टेंटिकल्स के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे स्टेटोसिस्ट, टेंटिकल्स में होंगे। ठीक है, तो याद रखिए, ये लिखा दिया है स्टेटोसिस्ट जनरली कहाँ पाए जाएंगे, मेडुसा ऑफ ओबेलिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ये आपके अकॉर्डिंग टू नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट आप पूछ सकते हैं कि स्टेटोसिस्ट जो है मेनली मेडुसा ऑफ ओबेलिया, यानी कि ओबेलिया की छत्रक जो स्वरूप होता है उसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से टेंटिकुलोसिस्ट ये ओरेलिया के अंदर पाए जाते हैं। टेंटिकुलोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, ये दोनों पॉइंट अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट पूछ सकते हैं। नर्वस सिस्टम में इन दोनों के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने हैं। ओके, डन। चलिए, तो फाइलम सिलेंट्रेटा में जो अभी तक हमने पढ़ा उसके आगे का नेक्स्ट सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, 3 पॉइंट आज हमें डिस्कस करने हैं। ध्यान से देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जैसा कि हमने कहा कि बॉडी वॉल जो होती है उसके अंदर एपिडर्मिस लेयर जो बाहर की लेयर है उसके ऊपर भी कभी क्या हो सकता है, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन पाया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना है क्योंकि कोरल्स जो वर्ड है, ये कोरल रीफ्स जो हम बोलते हैं, लक्षद्वीप हुआ यहाँ पर, ये एक्चुअल में कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं जो बहुत ग्रुपिंग में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ग्रुपिंग के अंदर रहते हैं। तो उनके कारण कभी कभी क्या होता है, समुद्र में या पानी जो होंगे उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के समान, बड़े बड़े पहाड़ के समान ये कोरल रीफ्स बना देते हैं। ओके, तो ये कोरल रीफ्स बनने का कारण क्या है कि इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट्स। ऐसे निडेरियंस जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है उन्हें कोरल्स कहते हैं, और जो कोरल्स होते हैं उन्हीं के कारण कोरल रीफ्स बनती है। ओके,
ओके, तो एक्सोस्केलेटन के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है सेलेंट टेट्रा में स्पेसिफिकली कि कोरल रीफ्स जो है वो कौन से इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, ठीक है, उनके नाम भी मैंने यहाँ लिखे हैं, आप लोग इनको नाम एग्जांपल्स में अलग से याद रखना पड़ेगा अपने। कोरलियम, मेंड्रेगा, ट्यूबिपोरा, ये कोरल्स बनाने वाले निडेरियंस। सभी निडेरियंस कोरल नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे हाइड्रा है, अब हाइड्रा में कहाँ कोरल्स बनती है, नहीं बनती है ना, यस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हम जो है जब कोरल रीफ्स की बात करते हैं तो केवल कुछ ही एग्जाम्पल है, सारे निडेरियंस नहीं है ना। चलिए, तो इसके बाद ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनाने वाले ऐसे निडेरियंस को क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। और वो जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में, जब अगर समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में जो धरती बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, कोरल रीफ्स, ठीक है। उनके स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके अंदर भी जैसा आपने कहा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं, कुछ पॉलिप्स फॉर्म में होते हैं, कुछ मेडुसा फॉर्म में होते हैं, कुछ पुष्पक रूप में होते हैं, कुछ छत्रक रूप में होते हैं। तो जनरली ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, मतलब मेल फीमेल दोनों एक में। बट जिनके अंदर मेटाजेनेसिस पाया जाएगा, एकांतर जनन पाया जाएगा, उनमें यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है मेडुसा फॉर्म बनाने के लिए पॉलिप कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि मेडुसा से वापस पॉलिप बनाने के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपन पढ़ चुके हैं मेटाजेनेसिस के अंदर, वही पॉइंट आपको याद रखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वो तो अपन ने पढ़े ही हैं, ठीक है। तो उसी में से एक टाइप आपको याद रखना है, बड़ी कलिका सृजन के द्वारा। बड़ी मीन्स कलिका सृजन, कलिका सृजन के द्वारा पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेडुसा फॉर्म बनाते हैं, छत्रक बनाते हैं, ठीक है। और छत्रक जो है वो कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर क्या बनाते हैं, पॉलिप्स बनाते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि इन्होंने, ठीक है, रिप्रोडक्शन ही कर रहे हैं सेक्सुअली और सेक्सुअली फर्टिलाइजेशन के साथ दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगा और इंटरनल, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये बाह्य और आंतरिक फर्टिलाइजेशन आप समझते ही, पानी में रह रहे, पानी में रह रहे गैमेट छोड़ेंगे, गैमेट पानी के अंदर ही अगर फ्यूज होते हैं, उस बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, तो उस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर वो उन निडेरियंस की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें इंटरनल भी देखा जाता है, कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें एक्सटर्नल भी देखा जाता है। जबकि इससे पहले वाले में हमने क्या कहा था, ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दो, उसमें केवल कौन सा था, इंटरनल, यस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट से डायरेक्टली बेबी बन रहा है या कोई डिम्ब अवस्था आ रही है। अगर लार्वल अवस्था आ रही है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। परोक्ष, जिसे हम कहते हैं परोक्ष परिवर्धन। परोक्ष परिवर्धन कब होगा, जब हमारे पास कौन सी प्रावस्था होगी, लार्वल प्रावस्था, डिम्बीय प्रावस्था, ठीक है। तो ये स्पष्ट करता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा होगा। तो लार्वा कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से समझिए। इनके अंदर लार्वल फॉर्म्स जो होती है, चाहे वो मेडुसा की हो चाहे पॉलिप की हो, ध्यान से सुनना इस बात को, कि चाहे वो छत्रक की हो या पुष्पक की हो, दोनों ही शारीरिक स्वरूपों वाले निडेरियंस के लार्वा होंगे। और जब हम बात करेंगे कि उनमें जब लार्वा बनेंगे तो लार्वा ऑलवेज, फिर वो पॉलिप और मेडुसा की तरह हम ये ऐसा नहीं बोलेंगे, फिर यहाँ पर बोलेंगे कि लार्वा ऑलवेज क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होती है। और एक बात और याद रखना, इसमें नहीं दिया है बट आपको याद रखना है कि लार्वा फॉर्म जो होती है तो यहाँ फ्री स्विमिंग होने के साथ साथ बायलेटरल भी है। बायलेटरल है मतलब क्या, इनके एडल्ट में जो पुख्त है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ी, जबकि लार्वा में कौन सी सिमेट्री आ रही है, बायलेटरल, यानी ये उनसे भी ज़्यादा क्या हो गए, डेवलप्ड, यस। तो ये पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए
लार्वा ऑलवेज फ्री स्विमिंग होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिलेटेड होते हैं। उनके नेम आपको याद रखने हैं, सारे याद रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेनली ये दो याद होनी चाहिए, प्लेनुला एंड हाइड्रोला। प्लेनुला और हाइड्रोला लार्वा जो होते हैं, ये दोनों किसके लार्वा हैं? ओबेलिया के। आपने पढ़ा है आपने कि ओबेलिया जो होता है वो मेटाजेनेसिस रिप्रेजेंट करता है, मींस उसके अंदर पुष्पक क्षेत्र दोनों अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो उसकी जो लार्वा अवस्था है उसे अपने प्लेनुला का, वही जब डेवलप और ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हाइड्रोला कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो लार्वा स्टेज है ये ओबेलिया की है। ये दो तो कम से कम याद होनी चाहिए। एक दो और हमने बताइए, ये याद रखो तो भी अच्छा, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओरेलिया या जेलीफिश, ओरेलिया और जेलीफिश, इसके दो लार्वा एफाइरा और स्पिस्टोसोमा, ठीक है। ये दोनों लार्वा के नाम भी आपको याद होने चाहिए, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये दो तो जरूर याद होनी चाहिए। प्लेनुला एनसीईआरटी ने भी दिया है, ये चारों नहीं दिए, केवल एक ही दिया है, तो वो तो कम से कम याद होना ही चाहिए। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो है इसके अंदर आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद नाउ दी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स में देखिएगा, सिलेंट्रेट से निडेरियंस का जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, हाइड्रा, 6 7 8 सारी क्लासों में पढ़ाते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा आता किसमें है? निडेरियंस में आता है। हाइड्रा में कौन सी शारीरिक स्वरूप मिलता है? बॉडी फॉर्म कौन सा होता है? मेडुसा की पुष्पक, मेडुसा की पुष्पक। तो ध्यान से याद करो, अभी पिछली क्लास में आया है। इसको जनरली हाइड्रा जो होता है वो स्टेबल होता है, फिक्स होता है, तो ये पॉलिप यानी केवल पुष्पक अवस्था में पाया जाएगा। ओबेलिया दोनों अवस्थाएं आती हैं। ओरेलिया याद रखना है, एनसीईआरटी ने भी दिया है। फाइसेलिया पॉटग्यूज मैन ऑफ वॉर, अभी अपन इनको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। इनको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको जेलीफिश को बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जेली लाइक दिखती है। पॉटग्यूज मैन ऑफ वॉर, युद्ध के अंदर जिस तरह सैनिक दिखते हैं वैसे ही फाइसेलिया दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉटग्यूज मैन ऑफ वॉर। इसी प्रकार एडम्सिया, सी एनिमो, ये सारे पांचों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। और जैसा मैंने अभी कहा था स्टार्टिंग में, स्केलेटन कुछ ही निडेरियंस होते हैं जिनके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कोरल्स पाया जाता है, कोरल्स ये सेक्रेट करते हैं। ओके, तो ये कोरल जो एक्सोस्केलेटन है, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन है, वो कौन कौन से निडेरियंस में देखा जाता है? नाम देख लीजिए, ट्यूबिपोरा, इनके भी अपन डायग्राम देखेंगे। ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल्स, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल, ये ब्रेन की तरह दिखता है, और ब्रेन की तरह दिखता है तो मिएंड्रिना बॉडी याद रखने का तरीका बता देते हैं। ब्रेन के अंदर जो कवरिंग्स थी उनको अपन क्या कहा था? मेनिंजेस, तो मेनिंजेस से मिएंड्रिना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये रेड कोरल कोरेलियम, नाम से पता लग रहा है कोरेलियम है तो कोरल सेक्रेट करेंगे, ठीक है। तो कोरेलियम और मिएंड्रिना नाम से याद रख सकते हैं। बाकी बचा ट्यूबिपोरा। ट्यूबिपोरा इसलिए बोलते हैं कि इसमें पाइप, ट्यूब्स के रूप में इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये ट्यूबिपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल। ओके, तो ये कोरल्स के नाम याद रखिए, ये जनरल एग्जांपल्स याद रखिए, इतने ही काफी है। होने को बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन यही आप याद रख लीजिए, केवल इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके बाद डायग्राम। देखिए, अब हम जो है इससे पहले जब अपने बात कर रहे थे कि ये जो डायग्राम्स के थ्रू हम इनको समझते हैं, इनके एग्जांपल्स को, तो इनके एग्जांपल्स में नॉर्मल एग्जांपल्स और कोरल वाला एग्जांपल्स, बराबर ना। जैसे मैंने कहा था कि इनके अंदर कैल्केरियस प्लेट्स होती है, कोरल्स ये सेक्रेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे निडेरियंस होते हैं जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े पहाड़ के रूप में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है कि बड़ी बड़ी द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने कहा, ये देखिए डायग्राम में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे कोरल रीफ्स हैं जो निडेरियंस के थ्रू बने हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पूरी की पूरी निडेरियंस जो कोरल्स है
उनके थ्रू सेक्रेट किए गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। इसी तरह हमारे हिंद महासागर में जो लक्षद्वीप मालदीव है वो भी उन्हीं कोरल्स के थ्रू जो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट किया गया है उनसे बनी है। ठीक है, ये देखिए समुद्र के अंदर ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह ग्रुपिंग करके और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जब ये डेथ होती है तो इनका जो कवच होता है, इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, तो एक बड़ा सा द्वीप बन जाता है, यानी एक बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में ये वहाँ पर नजर आते हैं। ओके, तो इनके एग्जाम्पल्स भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, तो याद रखिएगा ऐसे कोरल रीफ्स जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, बहुत सारी जगह यहाँ पर पाई जाती है। हवाई टापू है, लक्षद्वीप है, मालदीव है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हाइड्रा और ओबेलिया। अब ये हाइड्रा और ओबेलिया के बारे में जब हम बात करते हैं, देखो हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप, ओबेलिया सी फर, है ना। ये देखिए यहाँ पर फ्रेश वाटर पॉलिप बोला है हाइड्रा, यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ, फिर पॉलिप वर्ड आया है, मतलब ये केवल किसके रूप में है, पुष्पक के रूप में है, पुष्पक के रूप में पाए जाते हैं और मीठे पानी में पाए जाते हैं हाइड्रा, इसमें मेटाजेनेसिस नहीं है। ठीक है, उसी तरह ओबेलिया, इसमें मेटाजेनेसिस होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, सी फर। अब इनके डायग्राम देखिए, ये हाइड्रा का डायग्राम है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ओके, ये हाइड्रा हो गया। इसी तरीके से ओबेलिया, ये ओबेलिया का जीवन चक्र अपन ने पढ़ा था, ये ओबेलिया, कंप्लीट ओबेलिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए ओरेलिया, जिसे हमने कहा था जेलीफिश, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, ये बेसिकली समुद्र के अंदर मूवमेंट करती है सीलिया के ऊपर, और देखो कैसे जेली लाइक दिख रही है, तो ये जेली की तरह दिखती है। इसी तरह इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जेलीफिश, बट इट इज नॉट फिश, ये निडेरियन है, ये याद रखना। वहां पर आपको देगा इसी ग्रुप के अंदर अलग अलग फिश आती हैं। ओके, तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि ये जेलीफिश, जिसका कॉमन नेम जेलीफिश है, लेकिन बायोलॉजिकल नेम ओरेलिया। इसी तरह पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, वॉर लिखा हुआ है बट यहाँ पर वॉर याद रखिएगा, यहाँ पर ये वॉर कर लीजिएगा। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया, फाइसेलिया ये बायोलॉजिकल नेम है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसका जनरल नेम है। इसी तरह एडेंशिया सी एनिमोन, देखिए इसका डायग्राम कितना खूबसूरत डायग्राम है। एडेंशिया बिल्कुल एकदम फ्लावर के समान दिखती है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और नेचर ने इतने प्यारे प्यारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं जो निडेरियंस और बहुत सारे अपन जो एनिमल किंगडम बनेंगे उनके अंदर नजर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो हम चलते हैं ओरेलिया फाइसेलिया के बाद, अब आ गए ये आपके कौन से एग्जांपल्स, देख के पता लग रहा होगा, कोरल्स। ये जो कोरल्स है, कोरल्स के बारे में आप लोगों को जो मेन पॉइंट याद रखने हैं वो ये है कि कोरल्स जितनी भी हैं वो क्या बनाती है, कोरल रीफ्स। ठीक है, और ये जो सेक्रेट करते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन इनका होता है, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होंगे। इसीलिए तो पहाड़ के जितनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो है ये समुद्र के अंदर बना सकते, तभी तो द्वीप बने। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अब आप इनका डायग्राम देखिए। ट्यूबिपोरा, देखिए पाइप के तरह स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, इसलिए इसको क्या बोला, ऑर्गन पाइप कोरल्स, ऑर्गन पाइप कोरल्स, ये नाम याद रखने। गुजराती में भी ट्यूबिपोरा ही बोला है, फाइसेलिया को फाइसेलिया बोला है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम ही मेन है, यही आपको याद रखने हैं। इसी तरह दूसरा देखिए मिएंड्रीना, कैसा दिख रहा है, जिसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर सेरिब्रम कैसे ऐसे, तो वो उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर नजर आती है ब्रेन लाइक, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रेन कोरल। बायोलॉजिकल नेम मिएंड्रीना, मिएंड्रीना ये भी आप समझ सकते हैं। ब्रेन के अंदर अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, मिएंड्रीना, मेनिंजेस से मिएंड्रीना। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल कोरेलियम, रेड कोरल्स, देखिए किस कलर की दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है। तो ये रेड कलर की होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, ग्रुप में होती है, बहुत विशालकाय होती है। तो ये कोरेलियम नाम आपको याद रखना है।
जनरल नेम है। इसी तरह ये मेंड्रीना जनरल नेम, ब्रेन कोरल, इसी तरह ये ट्यूबिकोरा जनरल नेम, ऑर्गन पाइप कोरल्स। ओके, ये एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू सो मच। सौथी सवाया अमे सौथी शानदार महर्षि गुरुकुल नो असवायो